हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खंडन क्लासेज पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सुपर सीरीज का पार्ट 6। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान पीएच का कौन सा मान निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन का मान देता है। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो ऐसे प्रश्न हमने पिछले लेक्चर में भी देखा है। ऐसे प्रश्न का आंसर हम ऑप्शन बिहाफ पर देते हैं। पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हम आप सभी को बता चुके हैं। तो यहां हम विदाउट ऑप्शन का कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न का जो संभावित मान बनता है वो ऑप्शन के बिहाफ पर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे प्रश्न का आंसर निकाला जाता है। पीएच स्केल के बिहाफ पर अधिकतम मान क्षारक विलयन का पूछेगा तो अधिकतम मान जितना दर्शाएगा उतना क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। वही मतलब मान क्या होगा, क्षारक विलयन के लिए राइट आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न के लिए यहाँ जो संभावित उत्तर है वो क्या होगा, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो क्षारक विलयन का मान पूछ रहा है, तो अधिकतम क्षारक विलयन का मान कितना होगा? जो पदार्थ जितना क्षारीय होता है उसका पीएच मान उतना अधिक होता है। तो इसका जो संभावित आंसर होगा वो 14 होगा। 14। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो वो 14 है। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है वो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, ब्रोमीन। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ब्रोमीन होगा। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब मेरा नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? मिश्र धातु को कहते हैं।
सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं क्या? सीसा और टीन मिलकर कौन सा मिश्र धातु बनाता है? सोल्डर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सोल्डर। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध या बंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 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 बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? कितने आबंध पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? दो आबंध पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दो होगा। अब देखना कैसे पाए जाते हैं। तो हमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन संरचना होना चाहिए परमाणु के साथ करने के लिए। इलेक्ट्रॉन संरचना के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन का जो हम एक्सट्रक्चर करते हैं, इलेक्ट्रॉन के एक्सट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? दो। तो कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन का हम संरचना कैसे करते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणु की बात हुई है, तो ऑक्सीजन का हम दो परमाणु लेंगे और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या हम थोड़ा सॉल्व करके बता देते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणु की चर्चा हुई क्वेश्चंस में, तो दो परमाणु ले लिए। ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन संरचना करते हैं या इलेक्ट्रॉन से इसे हम क्या करते हैं, सजाते हैं। तो इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरह से इस ऑक्सीजन के भी चारों ओर क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे। अब इसके भी 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। जब दोनों को फॉरफिल करवाना है, 8 इलेक्ट्रॉन पुरवाना है, तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप के रूप में क्या करेंगे, लेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा और इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा और ये इससे लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी पेयर में होता है, तो एक पेयर में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में एक बॉन्ड बनता है ऐसे। फिर यह कितना बॉन्ड बना, डबल। तो इसको हम लिख सकते हैं ओ डबल बॉन्ड ओ, मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितना बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड। तो इस बिहाफ पर
इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 2। हमें पूछा जा रहा था ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2 आबंध पाए जाते हैं। तो आई होप यू, उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न के आंसर को अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से आप निम्नलिखित में से आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे। निम्नलिखित में से आप किसे उपभोक्ता के श्रेणी में उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? के नहीं होगा कि निम्नलिखित में से आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप, सॉरी ये प्रश्न थोड़ा मिस हो चुका है। निम्नलिखित में से किसे आप, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो इस प्रकार के भी प्रश्न का हम आंसर क्वेश्चंस भी यहां पर ही देते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे भी प्रश्न का आंसर क्या होते हैं? बनते हैं। इस तरह के प्रश्न का आंसर भी हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस के भी यहां पर ही देते हैं। लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो आंसर यहां क्या होगा? जंगली जानवरों को। जंगली जानवरों को अब थोड़ा हम प्रकाश उपभोक्ता के ऊपर डाल लेते हैं। थोड़ा हम फोकस कर लेते हैं उपभोक्ता के ऊपर कि उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, इसके बाद द्वितीय, इसके बाद तृतीय। एक होता है प्राइमरी उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, एक होता है द्वितीय उपभोक्ता, एक होता है तृतीय उपभोक्ता। ठीक, तो प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत या प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? बकरी आ जाते हैं, बिल्ली आ जाते हैं, जितना भी मतलब शाकाहारी जीव होते हैं। सॉरी बिल्ली बोल दिए, बिल्ली नहीं बकरी आएंगे। बकरी प्राइमरी उपभोक्ता का एक मोस्ट एग्जाम्पल होता है। लेकिन ऐसा नहीं यहाँ पूछा गया, हम थोड़ा आपको समझा दिए। उपभोक्ता हमारे पास मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं वो तो बता ही चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवरों को। जितना भी जंगली जानवर होते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा मृतोपजीवी या मृतजीवी। मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी।
मृतजीवी विधि द्वारा कवक क्या करते हैं, अपना पोषण करते हैं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है, मृतोपजीवी या मृतजीवी। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इस प्रश्न का हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली है। अब इन सब के बारे में हम डिटेल से जब बायो की क्लास को हम जब डिटेल से करेंगे, फाउंडेशन बैच में जब बायो को हम करेंगे तो इन सब चीज को डिटेल से पढ़ेंगे। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि इस तरफ के सारे प्रश्न को आप लोग नोट कर लिए होंगे। नहीं नोट किए हैं तो फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब हम मिटाते हैं। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फूलों के द्वारा। फूलों के द्वारा। अब देखिए इस प्रश्न के राय क्या कहते हैं, देखिए अब इस प्रश्न के आंसर को याद रखने का एक साधारण लॉजिक क्या है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो क्वेश्चंस भी पुष्प से शुरू हो रहा है, पुष्पी पौधे। तो पुष्पी पौधे का जैसे ही चर्चा होगा तो इसमें लैंगिक जनन का जो प्रोसेस बनेगा, विधि बनेगा, वो क्या बनेगा, फूलों के द्वारा। लैंगिक जनन किसके द्वारा होगा, पुष्पी पौधे में। मतलब पुष्पी पौधा का चर्चा होगा तो इसमें लैंगिक जनन पुष्प के द्वारा ही होगा। पुष्प मतलब फूल, मतलब एक ही साउंड से आंसर क्वेश्चंस दोनों तैयार हो रहे हैं। इसलिए इस लॉजिक को दिमाग में रखिएगा। पुष्पी पौधे जैसे ही क्वेश्चन देखिएगा और उसमें लैंगिक जनन की चर्चा हो तो पुष्प के द्वारा ही होगा। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा
प्रक्रम द्वारा निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? अपघटित होने वाला पदार्थ है। होने वाला पदार्थ है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सूखे घास पत्ते। सूखी घास पत्ते। ये अपघटित होने वाला पदार्थ है जैव प्रक्रम द्वारा। जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ क्या होगा? सूखी घास पत्ते। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। इस तरह का प्रश्न हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं। ऐसा प्रश्न हम पिछले क्लास में भी आप सबों को बता चुके हैं कि धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है ओम के नियम से। वही प्रश्न फिर मेरा आज के लेक्चर में भी आ चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। वहां कुछ अलग पैटर्न से इस तरह का प्रश्न बना हुआ था पिछले लेक्चर में, और यहां कुछ अलग तरीका से बना हुआ है, लेकिन आंसर एक ही बनने वाले हैं। यहां भी कोई खास पैटर्न पर यह क्वेश्चंस नहीं बना हुआ है। यहां डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। तो हमको पता है कि V बराबर IR होता है ओम के नियम से। इसी के अकॉर्डिंग हम V बराबर IR से ही हम R का जब मान निकालेंगे तो V बटा I बनेगा। हमें पूछा जा रहा है प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा के बीच संबंध क्या है, तो I बराबर धारा और विभवांतर के बीच संबंध पूछता तब होता V बराबर IR, लेकिन क्वेश्चन से पूछा जा रहा है प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा के बीच संबंध बताइए, तो I बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा? V बटा R। ये संबंध होगा प्रतिरोध और धारा के बीच विभवांतर को लेकर। तो आई होप यू, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को भी आप लोग पिछले लेक्चर में जो समझे होंगे, लेकिन यहाँ अच्छे तरीका से
समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो उम्मीद करते हैं इस तरफ का प्रश्न आप लोग उतार लिए होंगे, नहीं उतारे तो फटाफट नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है। अभी जो प्रश्न हम करने वाले हैं यह कहीं न कहीं न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है। करा है 100 वाट का विद्युत बल्ब, 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 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। 250 वोल्ट के विद्युत मेन से, विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, बल्ब से प्रवाहित, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो यह प्रश्न कहीं न कहीं न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 0.4 एम्पियर होगा। अब कैसे होगा, तनी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यह न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न में क्या चीज गिवन है, क्या चीज दिया हुआ है। शक्ति, विद्युत बल्ब की शक्ति का वैल्यू दिया हुआ है, पावर का मान दिया हुआ है। पी का मान कितना है 100 वाट, फिर पोटेंशियल का भी मान दिया हुआ है, विभवांतर का मान कितना है जी 250 वोल्ट, V का मान कितना है 250। इसके बाद पूछा क्या जा रहा है, धारा का मान, I का मान पूछा जा रहा है। इज वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान प्रश्न है। धारा का मान निकालना है, तो हमें पता है वी नो डेट, हमको मालूम है, हम जानते हैं कि P इक्वल्स टू क्या होता है, विद्युत शक्ति का, इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, P बराबर V बटा I। अब यही तो फॉर्मूला नहीं होता, और भी फॉर्मूला होता है, लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इस फॉर्मूला का ही यूज है। P इक्वल्स टू क्या होता है V I। अब इसमें मान पुटअप कर दीजिए, मान बैठा दीजिए। P का मान कितना है 100, इसके बाद V का मान कितना है 250, निकलना है क्या धारा इंटू I। 250 इधर है मल्टीपल में, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, भाग में होगा, तो I इक्वल्स टू क्या होगा 100/250, 250। अब इसको काटा पीटी कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, 2/5 का डेसिमल वैल्यू कितना होता है 0.4 एम्पियर। यही मेरा आंसर बना है यहाँ। तो सो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप लोग बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे।
अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इधर का प्रश्न आप सब उतार लिए हैं। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज आधारित है। ब्लैक मार्कर है दोस्त, इसलिए काला थोड़ा सा दिख रहा है, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज आधारित है। आधारित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है? पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि कौन कौन सा विद्युत युक्तियां धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। पिछले लेक्चर में जो प्रश्न आया था इस तरह का, उसमें विद्युत बल्ब था। यहाँ पूछा जा रहा है विद्युत फ्यूज आधारित है किस पर? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ऊष्मीय प्रभाव पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? धारा के ऊष्मीय प्रभाव। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब किसी चालक तार से जब किसी चालक तार से विद्युत धारा विद्युत धारा जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होगा? तो आप सब विद्युत धारा के डेफिनेशन जानते होंगे, विद्युत धारा का परिभाषा आप लोग जानते होंगे। तो विद्युत जनरेट कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। तो कौन सा कण, कौन सा पार्टिकल मूव करेगा तो हमें विद्युत मिलेगा। विद्युत जनरेट लेगा किस पार्टिकल के मूव होने से या गति करने से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाता है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन विद्युत जनित्र में विद्युत जनित्र में पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? होनी चाहिए।
पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है? 15 किलोमीटर पर घंटा। कम से कम क्या स्पीड होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र द्वारा जब हम करंट उत्पन्न करते हैं तो इसका जो कम से कम स्पीड होना चाहिए वो कितना? 15 किलोमीटर पर घंटा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 15 किलोमीटर पर घंटा होगा। तो चलिए तब हम आज के क्लास को इसी जगह पर स्टॉपेज करते हैं। इससे आगे की क्लास हम फिर नेक्स्ट डे में देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।